देखिए, आमतौर पे देखा जाता है कि देयर के प्रयोग वाले वाक्य में और सामान्य वाक्य में छात्र भ्रम में पड़ जाते हैं और जान नहीं पाते हैं इस वाक्य में देयर का प्रयोग है, जबकि देयर का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में जो वर्ब आती है हैं, था, थी, थे आदि, इसमें वो भ्रम में पड़ जाते हैं। सेम तरह में का सेंटेंस दिखता है। हम आज सामान्य वाक्य और देयर के प्रयोग वाले वाक्य में अंतर आपको बतलाने जा रहे हैं, इसलिए हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है। इधर देयर का प्रयोग और उसी सेंटेंस को कन्वर्ट किए सामान्य वाक्य के रूप में, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फार्मूले पर होता है। और देयर का प्रयोग वाला जो फार्मूला होता है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इस रूप में होता है। तो आइए सेम सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि देयर का प्रयोग वाला है, क्या उसमें चेंजिंग हो रहा है, क्या आपका आगे पीछे हो जा रहा है, तो वाक्य देयर के प्रयोग से हट जा रहा है। अब पहला सेंटेंस यहाँ लेते हैं, उसके जेब में कलम था। अब इसको अगर देखें, उसके जेब में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म पार्ट में हो गया, कलम सब्जेक्ट हो गया, था वर्ब हो गया। उसी चीज को अब थोड़ा सा हम दूसरे वाले में फोकस करते हैं, कलम उसके जेब में था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे किया गया। हिंदी में ये चूंकि ऑब्जेक्ट पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, उसके बाद वर्ब था, और यहाँ पे कलम को पहले कर दिया गया, सब्जेक्ट पहले कर दिया गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद कर दिया गया, वर्ब कर दिया गया। तो ऐसे ही में जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है, तो देयर का प्रयोग हो जा रहा है। और जहाँ पर हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट उसके बाद हो जा रहा है, तो यह वाक्य सामान्य हो जा रहा है। इसका ट्रांसलेट सामान्य तरीके से की जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि इनका प्रयोग देयर के प्रयोग के तहत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, सब्जेक्ट उसके बाद आया, फिर वर्ब आया। अब ट्रांसलेट के माध्यम से दिखाते हैं, उसके जेब में कलम था। अब संख्या यहाँ नहीं है, कलम के साथ था आ गया है, संख्या नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है था आ गया है, यानी एक कलम था। ठीक, तो अब ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसमें देयर। अब था वर्ब है, इसके लिए हो जाएगा वाज। कलम, इसके लिए हम लिखेंगे ए, लिखे ए पेन। उसके जेब में, तो में की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे इन हीज, उसके के लिए, जेब के लिए लिखेंगे हम पॉकेट, इन हीज पॉकेट। अब सेम सेंटेंस को देखिए, उसके जेब में एक कलम था, देयर वाज अ पेन इन हिज पॉकेट। ट्रांसलेट हुआ, देयर का प्रयोग हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आया और सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब था आया लास्ट में। अब यहाँ देखिए, कलम को जब पहले कर दिया गया, कलम उसके जेब में था, तो सब्जेक्ट पहले आने की वजह से ये रूल है कि अब इसका ट्रांसलेट जो होगा वो सब्जेक्ट से ही शुरू करके होगा, और फार्मूला बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे द पेन, चाहे सिर्फ पेन लिख लीजिएगा, था के लिए एक वचन में है, अब वर्ब हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो गया कलम, उसके बाद वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके जेब में, तो इन हिज पॉकेट। अब दोनों में अंतर देख लीजिए, सेम सेंटेंस, उसके जेब में कलम था और कलम उसके जेब में था, कंपैरिजनल स्टडी हो रहा है। दूसरा देखिए, फील्ड में खिलाड़ी थे, तो इसमें पहले देखिए, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, कर्म आ गया, उसके बाद करता है, उसके बाद क्रिया आया। यही तो हम बता रहे हैं कि देयर के प्रयोग में यही होता है। और वही दूसरे, जब कर्ता पहले आ जाएगा हिंदी वाक्य में, कर्म बाद में आएगा, तो वहां देयर का प्रयोग नहीं होगा, सामान्य वाक्य होगा। फील्ड में खिलाड़ी थे, तो यहाँ आपका हो जाएगा देयर, खिलाड़ी थे, खिलाड़ी था, अंतर आ रहा है कुछ, खिलाड़ी थे मतलब खिलाड़ी की संख्या बेशक नहीं बता रहा है, खिलाड़ी थे, इसका मतलब एक से अधिक खिलाड़ी हुआ।
खिलाड़ी था, इसका मतलब एक खिलाड़ी, ये टेंस समझा जाता है। तो यहाँ पे भी आया है, हो जाएगा वेयर देयर वेयर प्लेयर्स, खिलाड़ी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा प्लेयर्स, फील्ड में इन द फील्ड। अब उसी सेंटेंस को फिर दूसरे में लेके खिलाड़ी फील्ड में थे, तो सब्जेक्ट पहले आ गया हिंदी में भी, तो हम भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट पहले होगा प्लेयर से, थे के लिए हो जाएगा वेयर, फील्ड में इन द फील्ड। वेरी गुड। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं, छत पर एक सर्प है या सांप है। अब इसमें देखिए छत पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, एक सांप सब्जेक्ट है, इसके बाद तो ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा देयर, एक सांप है तो है के लिए हो जाएगा इज, फिर हमारा एक सांप, एक स्नेक, क्या लिखेंगे स्नेक। छत पर मतलब एकदम ऊपर, तो पर के लिए हो जाएगा ऑन द रूफ। हो गया ट्रांसलेट। और यहाँ देखिए एक सर्प छत पर है, तो अब एक सर्प पहले आ गया ना, यस सर, तो सब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, ए स्नेक इज छत पर ऑन द रूफ। फिर चौथा सेंटेंस देखिए, गेट पर कई लड़के थे, गेट पर कई लड़के, संरचना देख लिए ना, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, तो हो गया देयर कई लड़के हैं, तो हैं के लिए क्या हो जाएगा आर, वर्ब है। कई लड़के मेनी बॉयज, गेट पर देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, गेट पर, ठीक है, यस सर, दरवाजे पर, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, तो ऐसी जगहों पे पर की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं ए। द गेट। अब यहाँ देखिए लड़के गेट पर हैं, लड़के सब्जेक्ट पहले आ गया है, तो ट्रांसलेट में सब्जेक्ट पहले आएगा, बॉयज हैं के लिए हो जाएगा आर गेट पर एट दी गेट। ट्रांसलेट हो गया, कंक्लूजनल स्टडी हो गया, चार सेंटेंस का, एक देयर के प्रयोग वाला 4 सेंटेंस और बिना देयर के प्रयोग वाला, जिसे सामान्य प्रयोग कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज अगर ट्रांसलेट देयर के प्रयोग वाले में आप देखें तो सबसे पहले स्थान पर क्या हो रहा है, देयर का प्रयोग हो रहा है, और इसमें देयर का कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद यानी देयर लिखने के बाद अगर आप देखें तो ऐसे आएंगे, दो देयर पहले नंबर पे हो गया, 2 3 4। ट्रांसलेट कितना इजी है, बस समझना है आपको देयर का प्रयोग इसमें है कि नहीं है। उसके बाद देयर का प्रयोग करने के बाद दाएं से बाएं 3 पार्ट में हम बांट दे रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हम किधर से आ रहे हैं बनाते हुए, राइट टू लेफ्ट, हमारा सब कुछ आ रहा है, क्योंकि लास्ट में क्रिया पड़ती है तो क्रिया लिख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो दाएं से बाएं ट्रांसलेट आता है, बहुत इजी होता है, बस बात है समझ में आने की, समझ में आ गया तो बहुत मजा आता है देयर का सेंटेंस बनाने। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई hope that you will understand it easily. Once again, thanks.